ये तो बीजेपी का रूटीन का काम है, पेपर लीक वीक करवाना, एक अकेला सब पर भारी। ये तो इससे बड़ी विनम्रता किसी देश के प्रधानमंत्री की देखी आज तक आपने? क्या देश सेकुलर नहीं होना चाहिए? और देश सेकुलर नहीं होना चाहिए तो 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूमने वाले लोग हमें बताएंगे कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तमाम जांच एजेंसियां इनके काम पर लगी रही 10 साल तक, मीडिया लगा रहा और बेशर्मी के साथ लगा रहा। तो आरएसएस वाले लोग तो संविधान पे बात कर रही ना, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, ये लोग भी क्या संविधान की बात करेंगे? संविधान को अपशकुन बताया था और ये कहा था कि इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है और उसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। ये आरएसएस की लिखित में है। मैं इन्हें थोड़ा लो लेवल के लोग मानता हूं, आरएसएस और बीजेपी वालों को। इमरजेंसी में जितने काले कानून हुए और जितने जमाखोर थे और जितने अखबार वालों ने गंद उगला था, वो भी तो भाजपा से संबंधित थे मैक्सिमम। ये जो किया गया है नीट के मामले में, ये जोशी को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि जोशी आरएसएस और बीजेपी के लोगों की भर्तियां करवाता रहा है पिछले 20 साल से। प्रोफेसर संगीत रागी, ये विपक्षी सांसदों के हाथों में संविधान की किताब देखकर आपको हैरानी हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक उनको चुनाव जीतने का जो फॉर्मूला था उनका, उसमें उन्हें लगा कि संविधान वाला मुद्दा अच्छा चला है, इसलिए इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए? मानक, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनको लगा है कि ये बहुत, इसकी राजनीतिक पूंजी बहुत ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद रहा है और इस नैरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इस चीज को आगे लाया। यदि मैंडेट 272 का यदि इंडिया गठबंधन के साथ आ गया होता तो मैं इस तर्क को स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और बात आगे जाने, देखिए आज ये पहला दिन था। मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे कोई इसमें कह सकता है कि असउद्दीन ओवैसी जब पिछली बार संसद की शपथ लेने में जा रहे थे तब जय श्री राम के नारे लगे थे, लेकिन शेम शेम वगैरह जैसी वाली बातें जो है, मुझे लगता है पहले दिन करना कोई थोड़ा सा शिष्टाचार के मुझे अशिष्ट लगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन मुझे अशिष्ट लगा। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे कोई भी होता है, यदि कांग्रेस पार्टी का भी कोई सदस्य यदि लोकसभा में यदि वो शपथ लेने के लिए जाता तो कम से कम पहली विनम्रता तो सबको दिखानी चाहिए। शालीनता, शिष्टाचार इतनी तो संसद में होनी ही चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री ने बहुत बेहतरीन बात कही। देखिए, विपक्ष, मुझे लगता है कि एक बार अरुण जेटली की बात बार बार कोट किया जाता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। संसद चलाने की जिम्मेवारी जैसे 2 पहियों की बात की जाती है तो दोनों की बनती है। एक पहिया अकेले यदि सरकार चलाना चाहे और विपक्ष कहे कि नहीं हम संसद चलाने नहीं देंगे, हम हंगामे ही करेंगे, मुझे लगता है विपक्ष उसी तेवर के साथ संसद में गया है। संसद संवाद का बस 10 सेकंड मानक, 10 सेकंड मानक। संवाद का मतलब हम कभी ये आज के दिन में नहीं सुनते हैं कि संसद के अंदर बहुत अद्भुत संवाद हुआ है। लोकसभा के प्रतिपक्ष और नेता पक्ष के दोनों तरफ से अद्भुत विषय को रखा गया है। एक समय होता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बोलने बैठते थे या जॉर्ज फर्नांडिस बोलने बैठते थे तो सारे देश की जनता सुनती थी। आज भी पक्ष के पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस प्रकार से सरकार को घेरने के लिए। ओके, ऑल राइट, अभी लौटता हूं संगीत रागी। आलोक जी, यहीं से शुरू करिए। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तब उस समय नीट नीट, शेम शेम के नारे लगाकर आपने पहले से ही बता दिया कि आप संसद चलवाने के मूड में नहीं है। आलोक जी बोलिए। देखिए, बहुत गलत किया जिसने भी नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। बड़े बड़े गुलाब के फूल की माला लेके जानी चाहिए थी पूरे विपक्ष को, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी को मालाओं से लाद देना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीत रागी जी, विपक्ष जो है बड़ा गलत काम कर रहा है, वो शेम शेम कर रहा है। ये तो बीजेपी का रूटीन का काम है, पेपर लीक वीक करवाना, आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को घुसाना तमाम संस्थाओं में, एक जगह पकड़े जाएं तो दूसरी जगह भेज देना। तो विपक्ष की गलती थी, बड़ी बड़ी मालाएं लेकर जानी थी और धर्मेंद्र प्रधान को लाद देना चाहिए था मालाओं से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए भी? पता नहीं कौन कौन सवाल पूछ रहा है भाई। मुझे लगता है कि विनम्रता और शालीनता से ही शुरू कर लेते हैं। 10 साल तक देश ने विनम्रता और शालीनता ही देखी है। जब देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या शब्दावली का इस्तेमाल अपने संसद के अंदर खड़े होकर किया है, शूरपणखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एक अकेला सब पर भारी। ये तो इससे बड़ी विनम्रता किसी देश के प्रधानमंत्री की देखी आज तक आपने? शालीनता देखी आपने आज तक? 150 सांसदों को सस्पेंड करके आईपीसी के बिल पास करा लिए। इससे ज्यादा सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोऑर्डिनेशन देखा आपने? जब विपक्ष में थे तो 2.5 महीने तक संसद को नहीं चलने देते थे, सत्ता में आए तो 2G में सबको क्लीन चिट दे दी। पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ा, कोई भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र खोल ले जाएगा, मुजरा करेगा विपक्ष। और अब विपक्ष नीट पर आवाज भी ना उठाए, नीट पर भी गुलाब की माला लेकर जाए और धर्मेंद्र प्रधान जैसे निरर्थक
और मैं कहूंगा कि बिल्कुल अक्षम शिक्षा मंत्री को मालाएं पहनाए वो, ये सत्ता पक्ष उम्मीद करता है। पूरे संविधान की 10 साल तक धज्जियां उड़ा दी। इस बार ये बात जरूर है कि हथियाई हुई सरकार मोदी जी चला रहे हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं से हथियाकर सरकार बनाई है। ये बनारस में भी हार रहे थे, उसके बाद सरकार बनाई है। ईडी, सीबीआई तमाम दुरुपयोग किए गए 10 साल तक। पार्टियों को आज भी डराया जाता है, पार्टियों को आज भी तोड़ा जाता है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के नोटिस देकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाता है। क्या ये पूरा देश ने नहीं देखा? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। फिर आप विनम्रता और शालीनता की बात ओके आलोक जी, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती? ओके आलोक जी, ये जो संविधान की कॉपी लेकर गए विपक्षी नेता, क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या मकसद है इसका? देखिए, संविधान पिछले 10 वर्षों में तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी संविधान की। आज संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची। संविधान नाम की चीज और उसका सम्मान बचा होता तो गुजरात के अंदर पिछले 10 साल में 10 कांड हुए हैं। कोई अग्निकांड है, कोई मोरबी कांड है, सैकड़ों लोग मोरबी में मर गए, एक आदमी को सजा नहीं हुई है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं। संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई हैं? आपके प्रेस से ही शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में नीचे। 58% वर्ल्ड के इंटरनेट जो हैं शट डाउन हिंदुस्तान में हुए हैं। सबसे ज्यादा सिडिशन के लॉ, देशद्रोह का दुरुपयोग कानून का यहां पर हुआ है। संसद में सेलेक्ट कमेटी में मामले जाने बंद हो गए हैं। संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटियों की मीटिंगें बंद हो गई हैं। संसद में 3 कृषि काले कानून आए, इतने बड़े, किसी ने चर्चा नहीं की। तानाशाह का संदेश आया। नोटबंदी, रात को एक अहंकारी राजा ने आकर कहा कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं। अरे ऐसा तो 500 साल पहले भी राजा महाराजा नहीं करते थे, वो भी 4 लोगों से सजेशन लेते थे। आप देखिए किस तरह से पूरा चुनाव तो इनसे जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक विकृत प्रकार की पात्रता है, एंटाइटलमेंट है, जिससे वो लाख चाहकर भी उभर नहीं पा रही है। देखिए, जब ये सत्ता में थे तो ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर इन्होंने संविधान की हत्या की थी। मौलिक अधिकार जो लोगों का था उसको तो लिया ही, छीना ही था। कोर्ट के भी अधिकार छीने थे कि कोर्ट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जो कोर्ट के पावर्स थे, उस लिमिटेड जजमेंट देने, जो पावर्स थे जजमेंट देने के, उनको भी सीमित किया था। चल झूठा। इनको जॉर्ज सोरोस द्वारा की संस्था के द्वारा फंडेड संस्थाएं जो हंगर इंडेक्स और करप्शन इंडेक्स के जो डेटा निकालती, उन पर ज्यादा विश्वास है, लेकिन देश की संस्थाओं पर इनको विश्वास नहीं है। देखिए, संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर घूमने की जरूरत उनको पड़ती है जो संविधान पढ़े ना हो या जिनको संविधान का सार समझ में नहीं आया हो। ओके, और तुहिन जरा ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ड्रामा नहीं चाहिए, क्या विपक्ष के विरोध को, प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को आप ड्रामा कहना चाह रहे हैं? देखिए, विरोध का एक कारण होता है। अगर आप रोज जो है विरोध करने लगे और आपको कारण ही नहीं पता है किस बात पर विरोध कर रहे हैं, रोज प्रोटेस्ट करने लगे, अगर आंदोलन जीवी बन जाए तो फिर सरकार क्या करे? वो ड्रामा ही होगा ना। शर्म आनी चाहिए आपको। ओके, आलोक शर्मा, आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा 47 अमेंडमेंट में ये हो गया, वो हो गया, सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। क्या देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए? और देश सेक्युलर नहीं होना चाहिए तो 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी। एक बिल क्यों नहीं लाए उसको रिवर्स करने के लिए? कांग्रेस को आरोप देते हो 10 साल से सरकार चला रहे हो, पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हो, एनडीए का गठबंधन लगभग 350 के करीब था। एक सांसद में हिम्मत नहीं हुई कि उस परिवर्तन को वापस रिवर्स करने की बात की जाए। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल अपना आपा बचाने की बात है। 10 साल तक जिस तरह से सरकार चली है पूरे देश ने देखा है। 5 साल तक डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। इतना सा तो दिल है चिड़िया जैसा इस सरकार का। केवल हिंदू मुसलमान करके सरकार बनाते हैं आप लोग। हमने तो 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाकर और कैबिनेट में रखा था, लेकिन भाई अपोजिशन जो है स्ट्रांग रहे। लेकिन वो 2 MP कम है, 4 MP कम है, क्योंकि तानाशाह कभी भी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि आज उनको दिक्कत हो रही है। आज वो ड्रामे की और स्लोगन की बात करते हैं। और अभी हमें तुहिन साहब कह रहे थे कि जिसने पढ़ा नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर घूमने वाले लोग हमें बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बनाने में भी, उसको एनरिच करने में भी और उसको संभालने में भी।
और 10 साल में आपने उस संविधान को तार तार किया है। इसीलिए आज सारे सांसदों को वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आलोक जी, को दिखाना ओके, पड़ा। आलोक जी। ड्रामेबाजी कौन करता है? ओके। ड्रामेबाजी वो करता है जो केवल माथा टेकता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पर, ओके। और फिर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट में धज्जियां उड़ाता है। अच्छा आलोक वो जी, ड्रामा करता है। ओके आलोक जी, अब छोटा सा सवाल, उसको अगर कम शब्दों में आप जवाब दे पाए तो। आलोक जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो बैकफायर कर गया, और आपने जो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो चुनाव में काम किया है उसने? क्या उसी वजह से बीजेपी की सीटें 60 सीटें कम हुई है क्या? मानक जी 60 नहीं 150 से ज्यादा सीटें नहीं आती। तमाम जांच एजेंसियां इनके काम पर लगी रही 10 साल तक, मीडिया लगा रहा और बेशर्मी के साथ लगा रहा, और इलेक्शन कमीशन ने तो सारी हदें पार कर दी। विपक्ष के साथ लिए सारे कानून थे, सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं था 10 साल तक। किस तरह से पूरी तरह से नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा प्रशासन का हूं। नहीं, आलोक जी, हर राज्य में आलोक जी, मैं प्रशासन दोबारा का पूछ रहा हूं। बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं 400 पार का नारा बैकफायर कर गया और वो संविधान से दलितों से जुड़ गया, और भी बहुत सारे लोग थे, ओबीसी वाले थे, जो उस तरफ चले गए, इंडिया गठबंधन की तरफ। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि ये संविधान वाला मुद्दा चुनाव में आपके लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा? नहीं, मुझे लगता है 400 पार का नारा जिन लोगों ने दिया, उन्होंने 400 पार क्यों चाहिए उसकी व्याख्या भी कर दी। तमाम जो सांसद प्रतिनिधि थे या सांसद जो प्रत्याशी थे, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें 400 क्यों चाहिए। देश की जनता समझ गई। 10 साल का इनका इतिहास देश के सामने था। तो इसीलिए तो पूरी संगीत तरह से रागी देश कह रहे हैं। की देखिए, जनता मैंने ने जब उसको पूछा समझा। तो संगीत और रागी ने खास कहा तौर ये पर- इसीलिए संविधान लेकर आए हैं क्योंकि इनको चुनाव जीतने का या सीटें जीतने का, वोट लेने का फॉर्मूला मिल गया है संविधान। इसी मुद्दे पर अब ये आगे अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। आरएसएस वाले लोग मानक तो- 10 सेकंड, मानक 10 आरएसएस वाले सेकंड, लोग 10 तो सेकंड उनके से साथ ज्यादा नहीं सरकार बनाई है जिन्होंने संविधान की प्रतियां संसद के बाहर जलाई हैं। तो आरएसएस वाले लोग तो संविधान पे बात कर ही ना। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे में 2 रंग होने चाहिए, ये लोग भी क्या संविधान की बात करेंगे? अच्छा है संविधान की प्रति ले जाते हैं, लेकिन संविधान में जो भगवान राम का दरबार था, कुरुक्षेत्र का गीता संदेश था, भगवान बुद्ध और महावीर की कॉपी थी, उसको संविधान से बाहर किसने निकाला था? गांधी परिवार ने निकलवाया था ना, नेहरू ने निकलवाया था ना। और तानाशाह उसे कहते हैं 10 सेकंड, 10 लगा सेकंड देते 10 साल से पर पकौड़े तल रहे धर श्रीमती गांधी ने 25 तारीख को 25 जून को ही इमरजेंसी थोपी थी। आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बोलने का कोई हक नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो जब 1950 की जो डिबेट है उसमें आरएसएस के लोगों ने संविधान के बारे में क्या कहा था, ये इतिहास में उद्धृत है। संविधान को अपशकुन बताया था और ये कहा था कि इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है और उसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। ये आरएसएस की लिखित में है। और दूसरा, 1964 में पुणे की व्याख्यान माला में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर ज्ञान देते हुए दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। यह ऑन रिकॉर्ड है। पांडे साहब, पहले तो ये बताइए, अखिलेश यादव, कहीं तो मैं तस्वीरें भी दिखाऊं, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद का हाथ क्या संदेश देने की कोशिश थी? नहीं, फैजाबाद के सांसद का हाथ तो इसलिए है कि वो हमारे सबसे वरिष्ठतम सांसद हैं, आयु में भी और अनुभव में भी, और उनकी जीत का एक प्रतीकात्मक महत्व भी है, वो आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है। समझा दीजिए ना थोड़ा सा। लेकिन भारत के संसद सदस्यों के हाथ में संविधान देखकर हर देश प्रेमी को प्रसन्न होना चाहिए और गर्व करना चाहिए अपने आप पे। बल्कि मैं तो कहूँगा हर भारतीय नागरिक के हाथ में संविधान होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? अगर सांसद, जो निर्वाचित सांसद हैं, जिन्हें जनता ने अपने हकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा, अगर वो संविधान दिखा रहे हैं, इसका साफ संदेश है कि अब देश संविधान के अनुसार चलेगा। और तुहिन सिन्हा जी ने कांग्रेस की याद दिलाई दे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक बहुत खराब आदत है कि जैसे पेपर लीक पर बात करो तो बताएंगे पहली सरकारों में कब कब पेपर लीक हुए। महिला अपहरण या रेप के ऊपर चर्चा करो तो पहली सरकार को आंकड़े देने लगेंगे, यानी कि पहली सरकारों ने गलत किया था, इसलिए हमें हक मिल जाता है कि हम भी गलत करें। अभी तुहिन सिन्हा ने क्या कहा? उन्होंने कहा वो लोग संविधान की कॉपियां लेकर घूम रहे हैं जिन्होंने संविधान की हत्या की थी। ये विरोधाभासी नहीं है भाटी साहब? कल उसकी एनिवर्सरी है, उसकी बरसी कहेंगे बल्कि, और आज आप संविधान की कॉपियां दिखा रहे हैं उसी कांग्रेस पार्टी के साथ जिसने लगाई थी इमरजेंसी। तुहिन सिन्हा से ज्यादा आपको समझने की जरूरत है कि सवाल पार्टी का या चेहरे का, नाम का नहीं है। सवाल ये, जो भी संविधान के खिलाफ है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे कोई भी है, मैं भी हूं। भारत का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है और ये किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया। ये 90 साल के लंबे संघर्ष का प्रतिबिंब है। भारत का संविधान कमरे में बैठ के भी नहीं बना।
मैं बहुत जिम्मेदारी के तो साथ क्या कहना उसमें चाहता हूं। सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हाँ, डालना उसमें सही भी- था? उसमें भी बता देता हूँ। बोलिए। बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं, हम उनको बार बार नमन करते हैं। लेकिन भारत का संविधान कमरे के अंदर बैठकर नहीं बना। 90 साल तक देश की आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने जो जो चीजें देखी देश में, और जो जो उन्होंने सपने दिखाए, जो जो आदर्श की बातें की, जो जो भाषण दिए, जो जो उनकी भावनाएं थी, वो सब संविधान में समाहित की गई है। इमरजेंसी गलत थी ना? इमरजेंसी तो गलत थी, गलत कौन थी। समर्थन करेगा? उसके लिए लेकिन कांग्रेस को दूसरी या इंदिरा इमरजेंसी गांधी को झेलने माफ हम कर देना तैयार नहीं चाहिए। है। मैं क्या पूछ अब रहा मैं वो भी सेकुलर और सोशलिज्म वाली जो बात है, इसे बड़ी चालाकी से गलत तरीके से पेश करते हैं बीजेपी के लोग। संविधान की उद्देशिका में केवल 2 शब्द शामिल ही तो किए गए थे, संविधान का चरित्र नहीं बदला गया था। अगली पंक्ति क्या कहती है? जब पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें धर्म पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जोड़ दिए, इस पर ऐतराज है। लेकिन अगली पंक्ति क्या है? और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए। ये क्या है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय? यही तो समाजवाद है। और उससे अगली पंक्ति क्या है? विचार अव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए। ये क्या? यही तो पंथ निरपेक्षता है। क्या बात है? तो उसका चरित्र नहीं बदला गया था। अब ये पता नहीं, इतने बुद्धू तो ये है नहीं, करे मैं इन्हें थोड़ा लो लेवल के लोग मानता हूं, आरएसएस और बीजेपी वालों को, लेकिन इतने बुद्धू भी नहीं समझते ना हो। ये जानबूझ के घुमाते हैं। नहीं, मैं वो हमेशा कई बार मत बोलिए, वो मैं कहता रहूंगा। नहीं, गलत है, नहीं गलत है, ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। चाहे गलत वो आपको फिर कुछ बोलेंगे, पर्सनल मत करिए ना। पर्सनल नहीं कर रहा, पर्सनली है, पूरे संगठन के लिए कह रहा हूं। नहीं, गलत है, नहीं, गलत है। जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए मानक जी इसका जवाब मैं दे दूंगा। कम विश्वास रखते हैं, ये पाखंड में और अंधविश्वास इसका में जवाब मैं दे देता ज्यादा हूं। विश्वास। आलोक जी बोलिए, आलोक जी आपकी बारी है। देखिए बार बार 42nd अमेंडमेंट की बात की जा रही है। उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसमें ऐसा कर दिया, उसमें वैसा कर दिया। अरे भाई 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप तो हिंदू मुसलमान करते रह गए, बदल लेते उसको। एक प्राइवेट मेंबर बिल तक तो लाया नहीं गया आप लोगों से, क्योंकि वो अमेंडमेंट सही था। संविधान की बात करते हैं कि इमरजेंसी में ऐसा हो गया वैसा हो गया। इमरजेंसी में जितने काले कानून हुए और जितने जमाखोर थे और जितने अखबार वालों ने गंद उगला था, वो भी तो भाजपा से संबंधित थे मैक्सिमम। उसके बाद भी हमने गलती मानी कि भाई गलती हो गई हमसे, और 1980 में इनको फिर जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये भी तो सोचिए कि इमरजेंसी लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी 1980 में पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई, वो दिखाई नहीं देता है। वापस आते हैं, पेपर लीक की अभी बात चल रही थी। पेपर लीक में एनटीए डाटा भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो इंटरनल सोर्सेज हमारे कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वालों के हैं। स्कूल के खुलासे तो हो गए कि स्कूल तो इन्हीं के हैं, जहां से 7-7 टॉपर एक लाइन में निकल रहे हैं, भाजपाइयों के स्कूल हैं। लेकिन अब साथ जिस दिन डाटा सामने आ जाएगा, मैं पेटिशनर हूं, मेरा पहला पॉइंट यह है कि रैंक के अनुसार कौन बच्चा है और उसका 12th का रिपोर्ट कार्ड क्या है, बिल्कुल सारी सही है। डिटेल्स मांगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना बच्चों के चाहिए, बिल्कुल सही है। जो तो इनसे ना बीजेपी जवाब के दे लोग रहे, हैं। तो इनसे ना और बोलिए। उसमें एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, हाँ। ये जो किया गया है नीट के मामले में, ये जोशी को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि जोशी आरएसएस और बीजेपी के लोगों की भर्तियां करवाता रहा है पिछले 20 साल से, कि वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे दिल्ली हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर